वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्लास 10th का जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो है 2 नंबर का, वो कौन कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब 2 मार्क्स का जो वीवीआई क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, या फिर आप लोग को एक रिवीजन के तौर पर करा दिया जा रहा है। ठीक है, अगर आप पहले से पढ़े होंगे तो एक रिवीजन हो जाएगा। तो ये 0 लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखने वाले हैं कि पहला जो सवाल आपके बन करके आ रहा है वो है नारीवाद क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 आंसर लिख के रखे हैं, जो भी आपको आंसर पसंद आए उसको एक समझ सकते हो। यहाँ पे हम थोड़ा सा रफली यूज़ करेंगे, चूँकि हम उतना डीप आपको नहीं समझा पाएंगे, उतना हमारे पास टाइम भी नहीं है और लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ रिविजन के तौर पर देख लेना है। तो यहाँ पे है, नारीवाद एक ऐसा विचार है जो महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देने की बात करते हैं। और यह अधिकार कौन सा अधिकार की बात करता है? तो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक, ये तीनों रूप से बात करता है। राजनीतिक मतलब वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार की बात करें तो महिलाओं को भी उतना मिलना चाहिए जितना पुरुषों को मिलता है। सामाजिक अधिकार की बात करता है, शिक्षा का अधिकार की बात करें तो हम महिलाओं को जितना मिलता है, पुरुषों को जितना मिलता है उतना महिलाओं को भी मिलना चाहिए। अगर आर्थिक अधिकार की बात करें तो अगर मान लो जॉब वगैरह हो, वैकेंसी हो, या हम रोजगार में, मजदूरी में, जो मजदूरी पुरुषों को मिलता है वो मजदूरी महिलाओं को भी मिलना चाहिए, मतलब जो भी है ना। तो यहाँ पे तीनों चीज़ में आपको बराबर, ऐसा विचारधारा को हम क्या कहेंगे? नारीवाद। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन है, बहिष्कार क्या है? किसी के साथ संपर्क रखने या जुड़ने से इनकार करना ही बहिष्कार कहलाता है। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, अगर बात करें हिस्ट्री के अनुसार से, तो यहाँ बहिष्कार का अर्थ था कि आखिर अंग्रेजों का कोई वस्तु ना तो खरीदना है विदेशी वस्तु को, ठीक है, ना ही विदेशी लोगों से संपर्क रखना है कि उसके काम में हेल्प करना है। ठीक है, यही था बहिष्कार। अगर बात करें अगला क्वेश्चन क्या है, निरंकुशवाद क्या है? तो एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी शक्ति पर या सत्ता पर किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होता है, ऐसी सरकार को हम निरंकुश सरकार कहते हैं। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उदारवाद क्या है? उदारवाद एक उदारीकरण होता है दोस्तों, वो भी आप लोग को हम इस वीडियो में अभी ये तुरंत बताएंगे, दोनों कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। उदारवाद बोले तो उदारवाद का अर्थ आज़ादी होता है, अर्थात व्यक्ति की आज़ादी, जिसमें जो व्यक्ति है वो कानून के नज़र में सभी लोग बराबरी का अधिकार चाहता है, मतलब भैया उसको अधिकार जो मिले वो सब बराबर मिले। और निरंकुश शासन को समाप्त करना चाहता है, और पादरी का जो अधिकार था, कुलीन वर्ग का अधिकार जो था, पादरी कुलीन वर्ग का, उसके अधिकार को समाप्त कर दिया जाए, निरंकुश शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। और ऐसा राजा होना चाहिए, ऐसा शासक होना चाहिए जो सभी को बराबर बराबर अधिकार दे। यही था उदारवाद। अगर हम बात करते हैं उदारीकरण, उदारीकरण, तो उदारीकरण में क्या कहता है? उदारीकरण की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उदारीकरण का मतलब होता है कि व्यापार पर जो भी प्रतिबंध लगाया गया है, व्यापार पर जो भी प्रतिबंध लगा है, उस प्रतिबंध को सरकार के द्वारा हटाना ही उदारीकरण कहलाता है, जो कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दोनों में कन्फ्यूजन दूर हो गया आप लोग का। अब बात करते हैं रूढ़िवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं रूढ़िवाद क्या है। तो रूढ़िवाद एक ऐसा विचारधारा है जिसमें जो व्यक्ति होता है वो परंपरा में जो भी बने हैं, चाहे वो संस्था हो चाहे रीति रिवाज हो, वो उस पर अधिक बल देना चाहता है, उस पर अधिक बल देता है। ठीक है, इसमें अधिक तेज बदलाव के बजाय वो धीरे धीरे बदलाव चाहता है। ये है रूढ़िवाद। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, रूपक क्या है? रूपक एक ऐसा विचार जिसमें हम अमूर्त विचारों को, ऐसा विचार, अमूर्त विचार मतलब समझते ना, अमूर्त यहाँ लिखा हुआ देखिए, अमूर्त चिंतन विचार क्या होता है? इसमें ना तो कोई इसका रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई आकार है, ना कुछ रेखा है, कुछ भी नहीं। अरे भैया मान लो हम लालच की बात करें, तो लालच कोई ऐसा तो मतलब हम अगर बोलते हैं कि अगर हम एक फल का नाम सेब लें तो ठीक है, सेब को हम देखें उसका रंग रूप आकार कैसा होता नहीं होता इसके बारे में पता है, लेकिन आप जब कोई विचार देते हैं तो उसमें 2 तरह का होता है। एक होता है मूर्त विचार, जिसको लोग इमेजिन कर सकता है, कल्पना कर सकता है कि हाँ यार ऐसा होता है, ऐसा होता है। हमने कहा भारत की नक्शा की तरह तुम दिखता है, मान लो ऐसा बोल रहे हैं, तो भारत का मैप हम इमेजिन कर सकते हैं कि भारत का मैप कैसा दिखता है, नहीं दिखता है। ठीक है, अगर हम बोले कि फुटबॉल की तरह
जो मतलब ये आदमी है गोल है, तो फुटबॉल कैसा होता है उसके आकार की हम कल्पना कर सकते हो, तो ये मूर्त विचार। ठीक है। और अगर अमूर्त की बात करें तो अमूर्त में मान लो हम लालच बोले, लालच। अब बोले हम कि आदमी लालची होता है, तो ठीक है, आदमी को तो कल्पना कर सकते हैं, लेकिन लालची बोले लालच, तो लालच में आप क्या इमेजिन करोगे बताओ? इसको इंगित क्या करोगे? कुछ नहीं इंगित, तो आपके दिमाग में कोई पिक्चर ही नहीं बनेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, लालच में आप एक व्यक्ति को छापेंगे और उसका जीव निकाल देंगे कि देखो इसका मतलब ये लालची आदमी का संकेत कर रहा है, मतलब दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अमूर्त विचारों को जब किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा इंगित करते हैं, उसके द्वारा दिखाते हैं, तो उसको हम रूपक कहते हैं। जैसे जर्मेनिया है ना, मान लो भारत माता की, मान लो हम एक भारत माता एक इमेज बनाए, ठीक है, नक्शा बनाया भारत माता का, तो क्या दर्शाता है? ठीक है, हमारा राष्ट्रवाद की भावना को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं स्पिनिंग जेनी मशीन क्या है। तो यह इस मशीन का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने किया था, 1764 ईस्वी में किया था। इस मशीन के आने से अर्थात आविष्कार होने से ऊन की कटाई की प्रक्रिया को तेज कर दिया था, जिससे मजदूरों की मांग घट गई थी। ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि स्प्रिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किया था ब्रिटेन की महिला कामगारों ने? इसलिए चूंकि इस मशीन के आने से मजदूरों की मांग घट गई, अर्थात महिलाओं को लगने लगा कि हम बेरोजगार हो जाएंगे, और जब बेरोजगार हो जाएंगे इस डर से उन्होंने क्या किया, मशीनों पर तोड़फोड़ किया। इस मशीन का विरोध भी किया महिलाओं ने। आदि औद्योगिकरण क्या होता है? तो आदि औद्योगिकरण का मतलब कि इंग्लैंड और यूरोप की बात करते हैं तो फैक्ट्री खुलने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार, पूरे देश का जो मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट होता था, इंटरनेशनल मार्केट के लिए बड़े पैमाने पर जो होता है वस्तु का उत्पादन हो रहा था, औद्योगिक उत्पादन हो रहा था। तो ये उत्पादन फैक्ट्री में ना होकर घरों में होता था, इसे हम आदि औद्योगिकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आयात शुल्क क्या होता है? आयात शुल्क क्या होता है? तो किसी दूसरे देश से, मान लो ये देश ये है, ये देश बी है, तो अगर हम बी देश से किसी वस्तु को मंगा रहे हैं, ठीक है, बी देश से वस्तु को हम मंगा रहे हैं, सामान ला रहे हैं वहाँ से, तो ये देश से जैसे सामान यहाँ मंगाएंगे हम दूसरे देश से, तो यहाँ पे सरकार क्या करेगा, टैक्स लेगा कि भैया आप इसका कुछ ना कुछ टैक्स लगेगा। अगर आप 1 मीटर कपड़ा वहाँ से मंगाते 1 मीटर का 2 रुपया करके टैक्स लगेगा। तो इसको जो शुल्क लगाएं इसको कहते हैं आयात शुल्क। मतलब वस्तु के किसी दूसरे देश से वस्तु को मंगाने पर जो शुल्क लगता है वो हो गया आयात शुल्क। वीटो क्या है? वीटो, तो वीटो की बात करें तो एक ऐसा अधिकार है, वीटो एक अधिकार होता है जिसके सहारे एक ही सदस्य, एक ही मेंबर, अगर इस कमेटी में मान लो इतने सारे मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 मेंबर हैं, पांचों में अगर मान लो 3 मेंबर को वीटो प्राप्त है, अगर ये कोई हम प्रस्ताव को पारित किए कि ठीक है, अगर कोई व्यक्ति एक पेड़ को काटता है, जंगल को काटता है, तो उसको फांसी की सजा देना चाहिए, मान लो ऐसे एक नियम बनाए, तो अगर इन तीनों में से जिसको वीटो प्राप्त है किसी एक भी ने कह दिया कि नहीं इसको पारित नहीं करेंगे, तो ये पारित नहीं होगा। इसी को कहते हैं दोस्तों वीटो, वीटो। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैनाल कॉलोनी क्या है। तो नहरों की सिंचाई वाले, जैसे डैम बनता है, डैम या कुछ भी, तो वो नहर निकल आता है ताकि जल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। तो नहरों की सिंचाई वाले इलाके, मान लो ये नहर से सिंचाई करने वाला एक इलाका है, गांव है, कोई जगह है, ठीक है। तो पंजाब के जो अन्य स्थानों पर, ये पंजाब प्लेस अगर है, पंजाब स्टेट है, इसके अन्य प्लेसों पर लोगों को लाकर बसाया गया था। मतलब इन इलाकों पर लोगों को ला करके बसाया गया था, और इस बस्ती को ही हम कैनाल बस्ती कहते हैं। नहरों के किनारे जो बस्तियां बसाया गया था उसको कैनाल कॉलोनी कहते हैं। पिकेटिंग क्या है? एक प्रकार का विरोध है जिसमें लोग किसी दुकान या फैक्ट्री या ऑफिस में जाने वाले रास्ते को रोकते हैं, उसे हम पिकेटिंग कहते हैं। खनिज क्या है? इसको शॉर्टकट में लिखें, एक ऐसा भौतिक पदार्थ जो खान से खोदकर निकालते हैं उसे खनिज कहते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जल दुर्लभता क्या है? जल की कमी की समस्या को हम जल दुर्लभता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चादर अपर्दन क्या है? जब मिट्टी घुल करके जल के साथ बह जाती है इसे हम चादर अपर्दन कहते हैं। और अगर यदि मिट्टी है ना, अगर मान लिया हवा के द्वारा मिट्टी के कण को उड़ा करके ले जाता है तो इस प्रक्रिया को हम पवन अपर्दन कहते हैं। ये बात को ध्यान देना, अगर पवन के द्वारा मिट्टी कट रहा है तो पवन अपर्दन, अगर जल के द्वारा बाहर जा रहा है घुल करके
तो 4,000%। इस बात को ध्यान देना, जल अपद में टिक मत लगा देना। नेक्स्ट है सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता का बंटवारा करना ही सत्ता की साझेदारी कहलाती है। और सत्ता का मतलब होता है दोस्तों शक्ति, पावर। तो राजनीतिक में सत्ता का बंटवारा किया जाता है, ये तो बात पता है, ताकि सामुदायिक टकराव कम हो। अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं, जाति के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, वो आपस में ना टकराएं, इसके लिए सत्ता की साझेदारी बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं संघवाद क्या है। तो जब किसी देश में सरकार का स्तर 2 या 2 से अधिक हो तो उससे देश को हम संघवाद कहते हैं। जैसे भारत संघवाद देश है, यहाँ सरकार के 3 स्तर हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और क्षेत्रीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? तो जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती तो उसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? तो जब केंद्र सरकार राज्य सरकार से कुछ शक्तियां, दोनों सरकार से कुछ शक्तियां लेकर के और हम क्षेत्रीय सरकार को दे देते हैं तो उसे हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नारीवादी आंदोलन क्या है? ये पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए नारीवादी आंदोलन बेसिकली अगर देखा जाए मोटा मोटी तो एक ऐसा आंदोलन है जिसमें महिला जो है, महिला वो पुरुषों के बराबर अधिकार मिले, इसके लिए ये आंदोलन करती है। इसको नारीवादी आंदोलन कहते हैं। जैसे अब किस किस में इसको अधिकार चाहिए? इसको चाहिए मान लीजिए शिक्षा तथा रोजगार में बराबरी का अधिकार, ठीक है, जितना लड़कों को मिलता है उतना लड़कियों को मिलना चाहिए, पुरुषों को महिला बराबर हो, बराबरी अधिकार मिले। महिलाओं को राजनीति में वोट देने का अधिकार, चाहे चुनाव लड़ने के अधिकार की बात करें तो यहाँ भी पुरुषों के इतना बराबरी अधिकार महिलाओं को मिले। इसके लिए महिलाओं जो आंदोलन करती है उसी के तो हम क्या कहते हैं? नारीवादी आंदोलन कहते हैं। अर्थात आप शॉर्ट में ये बोल सकते हो कि महिलाओं ने अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में, हाँ पर्सनली बोलिए या पारिवारिक जीवन में, उसके अपने जीवन में अपने बराबरी मांग की उठाई, इस आंदोलन को नारीवादी आंदोलन कहते हैं। मतलब ऐसा आंदोलन जिसमें महिलाएं बराबरी का, अपने बराबरी अधिकार का मांग के लिए जो आंदोलन करती है उसको हम नारीवादी आंदोलन कहते हैं। सांप्रदायिकता क्या है जिसको आप ये पढ़ लो, अपने धर्म से प्यार करना तथा दूसरे धर्म से नफरत करना, घृणा करना सांप्रदायिकता कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दबाव समूह क्या है। तो एक संगठन है जिसमें सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं, उसे हम दबाव समूह कहते हैं शॉर्टकट में। अब बात करते हैं राजनीतिक दल किसे कहते हैं। तो कुछ लोग मिल करके एक ऐसा समूह बनाते हैं जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना होता है और सरकार बनाना होता है, उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं? तो वैसे दल जो पूरे देश में फैली हो उससे हम राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, तृणमूल पार्टी, बहुत सारा पार्टियां हैं। क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के अलावा जो निर्वाचन आयोग ने राज्य दल के रूप में मान्यता दी है उसको क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं। क्षेत्रीय पार्टी में जेबीएम है, जेएमएम है, बहुत सारे पार्टियां हैं, आरजेडी वगैरह है। तो वीडियो में लगभग 40 मिनट होने वाले हैं और आप लोग को ये रहे कुछ हमारे हिसाब से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगा वो आप लोग के सामने रखा मैंने, और बहुत ही फास्ट मैंने पढ़ दिया, ऐसे आपको हम समझा नहीं पाए क्योंकि समझाने का टाइम नहीं है अभी रिवीजन करने का टाइम है। तो आप इसको एक बार सुनोगे या पढ़ोगे या देखोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि आप पहले से कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं, इसीलिए अभी समझाने का ज़रूरत नहीं है।